आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक्स पर बात करेंगे और जिसमें से अधिकतर बच्चों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन से डर लगता है। और इसके में देखिए न्यूमेरिकल बनाने का दो तरीका होता है। एक तो जो +2 लेवल पे बनाते हैं सिंपल न्यूमेरिकल बनाते हैं, एक ऑनर्स लेवल की बात करते हैं। तो आज बेसिक वाली बात करेंगे। कुछ बच्चों का एग्ज़ाम भी है और ये पूरा लेक्चर देखने के बाद आपका जो स्टैंडर्ड है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछने का यहाँ पे, वो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। और इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखें यदि आपको इलास्टिसिटी और डिमांड में न्यूमेरिकल क्वेश्चन से डर लगता है तब। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या क्वेश्चन बनाने वाला हो, सभी तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और ये थोड़ा वीडियो लंबा है लेकिन आप आराम से देखिए, ये सारा समस्या आपका दूर हो जाएगा। तो बेसिकली आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो टॉपिक्स है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी डिमांड का पहले का भी लेक्चर्स होगा, लेकिन आज जो है स्पेशली न्यूमेरिकल स्पेशल है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सर हम कैसे बनाएंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों का था, तो इस पर मैं अलग से एक लेक्चर बना रहा हूँ। तो आराम से इसको देखिए। हम लोग क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये आपका लेक्चर तैयार कर रहे हैं ताकि जो भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं उसको। हमारा जो टॉपिक है बाबू आज का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले देख लीजिए जो इलास्टिसिटी और इलास्टिसिटी का ही लीजिए। तो इलास्टिसिटी जो है इसका मतलब होता है इकोनॉमिक्स में रिस्पॉन्सिवनेस। एक क्वेश्चन बहुत और पूछा है, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिवनेस। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिवनेस। या फिर इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज। तो किस में चेंज? तो वस्तु की मांग में चेंज, जब प्राइस में चेंज होगा तब, है ना। वस्तु की मांग में चेंज जब प्राइस में चेंज होगा तब। डेट मीन्स किसका रिस्पॉन्स? तो कंज्यूमर का रिस्पॉन्स। जब प्राइस में परिवर्तन होगा तो कंज्यूमर का क्या रिस्पॉन्स होगा, कैसा रिस्पॉन्स होगा, उसके जो खरीदने की क्षमता में है किस तरह की परिवर्तन आएगी, इन सारी चीज़ें। दूसरी बात है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को सेकेंड लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड को पहले प्रोपोन्ड किया गया था। बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड was explained by systematically scientifically explained by Professor Marshall in his book Principle of Economics published in 1890। तो एक और क्वेश्चन है कि जो सबसे पहले कि जो डिमांड का जो कंसेप्ट है, इलास्टिसिटी डिमांड का जो कंसेप्ट है, वो कौन दिए थे? वो आपका दिए थे प्रोफेसर मार्शल, 1890 में दिए थे। एक क्वेश्चन और है कि आपका प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स कौन लिखे थे बाबू? तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो पब्लिश किया गया था वो 1890 में प्रोफेसर मार्शल के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोफेसर मार्शल के द्वारा। क्लियर? प्रोफेसर मार्शल के द्वारा। तो अभी आपने देखा इलास्टिसिटी का मतलब रिस्पॉन्सिवनेस, इलास्टिसिटी का मतलब चेंज। किसमें चेंज? तो वस्तु की मांग में चेंज। अब यहाँ पर है कि सर कि जो डिमांड है और जो इलास्टिसिटी डिमांड है उसमें क्या अंतर है? बेसिकली हम लोग डिमांड में पढ़ते हैं हायर द प्राइस लोअर डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर डिमांड, बट वी डजंट स्टडी हाउ मच डिमांड विल चेंज इफ द प्राइस चेंज। मांग में कितना परिवर्तन होगा जब प्राइस में चेंज होगा, कितना का अध्ययन नहीं करते हैं। दैट मीन्स कि मेजर हम नहीं कर पाते हैं, जस्ट बोलते हैं कि चेंज होगा, बट कितना चेंज होगा इसका अध्ययन हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो है क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, लेकिन जो इलास्टिसिटी डिमांड है वो क्या है? प्राइस और डिमांड में क्वांटिटेटिव चेंज को बताता है। दैट मीन वी आर एबल टू मेजर द चेंज इन डिमांड इफ द प्राइस विल चेंज। यदि प्राइस में चेंज होगा तो डिमांड में कितना परिवर्तन होगा, हम इसका अध्ययन इलास्टिसिटी डिमांड में कर पाते हैं। क्लियर? ऐसे पहले का लेक्चर अलग से होगा, उसमें डिटेल से बताए होंगे, लेकिन चलो शुरुआत से बता रहे हैं ताकि एकदम ध्यान से देखिए, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्लियर? चलिए सबसे पहले अब आते हैं हम लोग कि मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी
ऑफ डिमांड या समानता प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कहते हैं, है ना। तो बेसिकली जो हमारा इलास्टिसिटी डिमांड है इक्वल टू होता है, शॉर्ट में बता रहे देखो यहाँ पे, माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये भी एक क्वेश्चन अपने आप में बन गया। तो जो मांग की लोच है, इलास्टिसिटी डिमांड है, इसका क्या डिफिनेशन है? तो इलास्टिसिटी डिमांड इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका रेशियो आपका है, क्लियर? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस का आपका रेशियो है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देता है कि निम्नलिखित में से कौन से इलास्टिसिटी डिमांड का सही फार्मूला है, सही डिफिनेशन है। तो इसमें टिक लगा लीजिएगा। अगर लिखना है तो एक लाइन में लिख सकते हैं कि इलास्टिसिटी डिमांड इज द रेशियो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये जो माइनस साइन है प्राइस और डिमांड के बीच इन्वर्स रिलेशनशिप को बताता है, क्लियर? चलिए अब इसको देखते हैं बाबू, इसको हम लोग फार्मूला को डिराइव कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे है इलास्टिसिटी डिमांड है, अब शॉर्ट में लिखते हैं इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एक डिमांड शेड्यूल लेते हैं, है ना, एक डिमांड शेड्यूल है। डिमांड शेड्यूल में ए पी है, एक क्वांटिटी डिमांड है। तो मान लीजिए यहाँ पे प्राइस अगर 8 है, डिमांड 2 है, प्राइस कम गया, प्राइस 2 हो गया, तो डिमांड भी क्या हुआ आपका, बढ़ जाता है, 10 हो गया। हाइयर द प्राइस लोअर डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर डिमांड, इसको हम लोग डिमांड शेड्यूल कहते हैं, पढ़ते थे। अब देखिए आराम से, इसमें कुछ नोटेशन है, इसको लेते हैं, इसको लेते हैं, इसको लेते हैं, इसको लेते हैं। इसमें क्या है, ये आपका P हो गया, ये क्या हो गया, P1 हो गया। ये क्या है Q, ये क्या है Q1 हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए जो इलास्टिसिटी डिमांड है, सॉरी, यानी कि हमारा ऊपर वाला पोर्शन जो न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मतलब डिमांड में परसेंट पहले 2 था, अब 10 हो गया। तो इसके परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? सिंपल है, निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या है, तो Q1 माइनस Q बाई Q इंटू 100, ऐसे निकालते, सिंपल है, पढ़ते होंगे 9th-10th में। अब ये जो Q1 माइनस Q है, इसको डेल्टा Q मानते हैं, जहाँ पे डेल्टा का मतलब होता है चेंज, है ना, स्मॉल चेंज, क्लियर। उसी तरीके से अगर हमें निकालना हो परसेंटेज चेंज इन क्या, प्राइस, तो क्या लिखेंगे, P1 माइनस P बाई P इंटू 100, और P1 माइनस P को हम लोग बोलते हैं डेल्टा P, क्लियर। और ये जो P है इसको इनिशियल प्राइस कहते हैं, P1 न्यू प्राइस कहते हैं, Q इनिशियल डिमांड हो गया कि, और एक Q1 है हमारा न्यू डिमांड हो गया, या ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस कह सकते हैं, क्लियर। अब इसी को ए जा रहे जो हम चीज़ किए हैं, ये हम लोग डिमांड में पढ़ते हैं, और इसी का मेजरमेंट इस तरीके से करते हैं। अब इसको यहाँ पे पुट करते हैं, तो पुट कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए तो यहाँ जाकर Q1 माइनस Q बाई Q इंटू 100, किसके जगह पे, इसके जगह पे रखे हैं जो हम यहाँ पे डिराइव किए हैं। उसी तरीके से लिख सकते हैं P1 माइनस P इंटू 100, ये क्या हो गया, ये ED हो गया, ठीक है। ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, इसको नोट कर लीजिए, हटा देंगे इसको। ये हमारा बचेगा इस तरह से, माइनस डेल्टा Q बाई Q और डेल्टा P
बाई पी। फिर आगे ले जाएंगे, क्या होगा, डेल्टा क्यू बाई क्यू, ए डिवीजन में डेल्टा पी बाई पी। इस को हटा देते हैं, इसका काम हो गया हमारा, है ना। अब इसको आगे सोल्व कीजिए। तो क्या होगा, Q डेल्टा P, यानी फाइनली आपका जो है ED इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा P बाई Q। इसकी मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से हम इसे रीअरेंज कर सकते हैं। ये आपका हो गया इलास्टिसिटी डिमांड का एक फॉर्मूला। एक क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा इलास्टिसिटी डिमांड का फॉर्मूला है, पूछता है ना क्वेश्चन। एक क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा, शुरू का A2 का बना लीजिए। हम न्यूमेरिकल पे भी आ रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल का ही एक पार्ट है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिग्रीज, इसको बोलते हैं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड या फिर इलास्टिसिटी डिमांड, इलास्टिसिटी और डिमांड, है ना। तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और पांचवा है। तो क्या है देखिए, तो ED का वैल्यू अगर 1 होगा, ED का वैल्यू मोर देन 1 होगा, ED का वैल्यू लेस देन 1 होगा, ED का वैल्यू 0 होगा, या ED का वैल्यू इन्फिनिटी होगा, यही ना होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड, या हिंदी में कहते हैं मांग की लोच की श्रेणियाँ। क्या बोलेंगे, मांग की लोच की श्रेणियाँ। तो यदि इसका वैल्यू 1 आता है, देखिए इसका वैल्यू 1 आता है तो इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ये सब हम लोग देखते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है, देखो अगर ED का वैल्यू 1 तो इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इकाई मांग की लोच। अगर वैल्यू 1 है तो इसको बोलते हैं हम लोग मोर इलास्टिक डिमांड। क्या बोलेंगे, मोर इलास्टिक डिमांड। लेस देन बनाएगा तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लेस इलास्टिक डिमांड। क्या बोलेंगे, लेस इलास्टिक डिमांड। 0 आया क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, और इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब यहाँ पे आप कुछ समझते हैं, देखिए ये तो है, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है अगर इसका वैल्यू भाई 1 है तो क्या होगा, इसका वैल्यू मोर देन 1 है तो मोर इलास्टिक कहेंगे, अधिक लोचदार, लेस देन 1 कम लोचदार, और 0 परफेक्टली इन इलास्टिक। इसमें एक क्वेश्चन पूछता परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक का मतलब नो चेंज इन डिमांड। तो समानता ही जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नमक क्या है, तो जिसका कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं होता है और उस वस्तु बहुत ज़रूरी होती है उसका डिमांड अपरिवर्तनशील होता है, इन इलास्टिक होता है। तो जब हम नमक, एक जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे हुए उसमें देख रहे थे कि निम्नलिखित में से जो नमक है ये किस तरह का इलास्टिसिटी है, तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होगा। इक्वल टू 1 का मतलब है जितना प्राइस में चेंज होगा उतना ही डिमांड में, जिस रेशियो से प्राइस में चेंज होगा अगर उसी रेशियो से डिमांड में परिवर्तन हो तो वैसे डिमांड को हम लोग कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये ग्रेटर देन का मतलब है कि जो वैसा वस्तु जिसको कंजम्पशन से लाइफ को बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है उसको बोलते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड। जैसे गोल्ड है, गोल्ड का डिमांड हाईली इलास्टिक होता है, अगर इसका दाम बढ़ जाए ना तो इसका डिमांड एकदम कम जाता है। मोबाइल है, जो है महंगी मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल भी 2 तरह के, एक छोटा मोबाइल जो मोबाइल है जो नेसेसरी हो गया है, लेकिन जो जैसे एप्पल का मोबाइल है अगर उसका दाम बढ़ जाए ना डिमांड कम जाएगा, और कम जगह डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। BMW कार है, तो ये सारी जो लग्जरियस गुड्स है, जो लग्जरियस गुड्स का डिमांड क्या होता है
अधिक लोचदार होता है, अधिक परिवर्तनशील होता है। और लेस इलास्टिक जो जरूरी एकदम सामान है, रोटी है, कपड़ा है, दाल है, चावल है, बूट पॉलिश है, ये सारा डिमांड लेस इलास्टिक होता है, कम परिवर्तनशील होता है। प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़े या प्राइस बहुत ज़्यादा घटे, इससे जो है डिमांड में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे रोटी है, रोटी का प्राइस अगर बढ़ गया तो रोटी का प्राइस बढ़ गया तो बहुत कम नहीं खाएंगे, ओवरऑल थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। समांतर अब चावल है, चावल एक सामान्य चावल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं। तो जो नॉर्मल गुड्स होते हैं उसका दाम बढ़ जाए, कोविड में बहुत सारे वस्तुओं का, आलू है, चावल है, दाल है, नमक है, हल्दी है, मिर्चा है, सब का दाम बढ़ गया था, तो क्या उसका डिमांड बहुत ज़्यादा कमा था? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं कमा था। क्लियर? तो कुछ कमा था। तो इसको बोलते जो नेसेसरी गुड्स होता है, वो एग्जाम लिखा था, नेसेसरी गुड्स का डिमांड लेस इलास्टिक, लग्जरियस गुड्स का डिमांड मोर इलास्टिक, और फिर आपका साल्ट का डिमांड या जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो इन इलास्टिक। हालांकि ये जो दोनों सिचुएशन है समानता बहुत कम पाए जाते हैं, और परफेक्टली इलास्टिक का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। ये लैब में इस तरह की घटनाएं नहीं घटती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग थ्योरेटिकल प्रश्न के लिए हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, और एक बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन से शुरू करते हैं, और अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हम बताने का प्रयास करते हैं, जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका आसानी से बनना शुरू हो जाए। क्लियर? तो चलिए इसको हटाते हैं और अब आते हैं। देखिए सबसे पहले हम, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन लिखते जाइएगा, 1 2 3 करके लिखना हो तो। क्वेश्चन 1 में ये डिमांड शेड्यूल है ना, ये डिमांड शेड्यूल है, शॉर्ट में लिखते हैं, डिमांड शेड्यूल है। इस डिमांड शेड्यूल में देखिए ऐसे क्या देख रहे हैं, तो बाबू यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड है। अब यहाँ 10 है तो 5 है, और मान लिया कि 5 है तो कह रहा है कि 25 है। देखना ही से लग रहा है प्राइस का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अब इसको मेजर करना है, कहता है कि निम्नलिखित डिमांड शेड्यूल का इलास्टिसिटी डिमांड बताएं। अब बताइए कैसा डिमांड है, अगर क्वेश्चन पूछे तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन रहे कभी, तो सबसे पहले देखिए कि लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल है नहीं। अगर लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल है तब यही फार्मूला लगेगा, माइनस डेल्टा क्यू वाई डेल्टा पी और पी बाई क्यू। और ये आपका देखिए पी है यानी क्यू है, ये आपका Q1 है, ये आपका P है, ये आपका P1 है। क्लियर? तो ये हमारा डिमांड की स्थिति बनी हुई है। तो चलिए आगे हम लोग बताते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं बाबू, Q1 माइनस Q, P1 माइनस P और P बाई Q लिख सकते हैं। तो Q1 कितना है 25 है, ये कितना हो गया 5 हो गया, और ये P1 कितना है 5 है, माइनस कितना है 10 है, P कितना है तो 10 है, Q कितना है तो 5 है, 5 गुना का 10, यहाँ माइनस साइन है, देख रहे हैं 20 है, यहाँ पे -5 है और 2 यहाँ ऊपर है, तो माइनस माइनस कट गया, और 5 चौक 20, 4 दूनी 8, यानी ईडी का वैल्यू 8 आया। तो जो वैल्यू आता ना ईडी का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड। तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड कितना आया 8 आया, जो क्या है 1 से अधिक है, तो डिमांड कैसा होगा, एक तो निकलेगा, लिखेंगे सिंस द कोएफिशिएंट ऑफ डिमांड इज 8 विच इज मोर देन 1, तो ये क्या होगा हाईली इलास्टिक डिमांड होगा। क्या होगा, हाईली इलास्टिक डिमांड होगा। तो देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा जाता है आपका, है ना, यही क्वेश्चन कहीं कहीं पे 1 नंबर का होता है, यही क्वेश्चन कहीं कहीं पे 6 मार्क्स का होता है, लेकिन क्वेश्चन तो बनेगा ऐसा ही। अब इतना सिंपल दे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है, अगर आप समझ गए हैं तो आसानी से बन जाएगा। तो आप समझने का प्रयास कीजिए। एक सबसे पहला टाइप क्वेश्चन ए होता है, सबसे पहला टाइप क्वेश्चन ए होता है। दूसरा टाइप क्वेश्चन लिखिए, अलग अलग टाइप क्वेश्चन बनाते हैं, इसको रहने देते हैं, इतना हमको बार बार लिखना पड़ेगा। देखिए दूसरा टाइप क्वेश्चन यह है कि ऐसा रहेगा एकदम, मान लिया यहाँ पर है प्राइस, यहाँ क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 12, यहाँ पर है 10। यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि हायर द प्राइस
हायर मतलब लोअर द प्राइस लोअर डिमांड, हायर द प्राइस हायर डिमांड। तो क्वेश्चन अगर इस तरह से दिया रहे, देख लीजिए पहले, अगर क्वेश्चन इस तरह से दिए रहे तब ऐसी स्थिति में क्वेश्चन बनेगा, लेकिन इसमें जो प्रीफिक्स है ना ये माइनस साइन नहीं रहेगा। ठीक है, ये माइनस में बहुत जगह एक क्वेश्चन दिया होगा, टाटा माइक्रो हिल के में भी दिया है, बहुत सारा अलग अलग जगह क्वेश्चन ये पूछा है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज ना करें। और क्या करेंगे, ठीक है, और यह करेंगे कि ईडी इक्वल टू वैसे ही बनाएंगे, ए है आपका Q, ए है आपका Q1, ए है आपका P, ए है आपका P1। तो Q1 कितना है देखिए 10 माइनस 5 12 माइनस 10, P है 10, ए है 5, 5 दूना का 10। ठीक है, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 1। ईडी इक्वल टू ये हो गया, यानी कि 2 2 कट गया, ईडी का वैल्यू कितना है 5 है। क्लियर, ये भी क्या होगा मोर इलास्टिक डिमांड, तो हो गया टाइप 2। नोट कीजिए टाइप 2। टाइप 2 हो गया। अभी आराम से पढ़ेंगे, अभी थोड़ा लंबा जाएगा। एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाना है आप लोग को। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। जैसे क्वेश्चन है कि व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम ₹10 to ₹8, क्वांटिटी demanded increases from 20 to 25. What will be elasticity of demand? What will be elasticity of डिमांड? ठीक है, व्हाट विल बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इस तरह से क्वेश्चन है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिए तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल बनाएंगे। इन्फॉर्मेशन का प्राइस क्या है, प्राइस शुरू में 10 था, फिर बाद में क्या हो गया, बाद में 8 हो गया। तो जो डिमांड है शुरू में कितना था, डिमांड बाद में शुरू में 20 था, और बाद में कितना हो गया 25 हो गया। तो देख रहे हैं हायर द प्राइस लोअर डिमांड, लोअर द प्राइस हायर डिमांड। बाकी आगे का चीज़ आपसे आराम से बन जाएगा। ईडी इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, पी बाई क्यू। तो Q1 माइनस क्यू, P1 माइनस पी और P बाई क्यू। अब आई थिंक बन जाएगा, आप इसको रख लीजिए। Q1 कितना है 25 है, 20 है ना, और 25 माइनस 20, और यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 8, 8 माइनस 10 होगा। ठीक है, 8 माइनस 10, P है आपका। एक क्वेश्चन आप बन जाएगा, ये माने इस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह से आपको बनेगा। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन इस तरह देता है 10% फॉल इन प्राइस लीड्स टू 20% इंक्रीज इन डिमांड, है ना। व्हाट इज या व्हाट विल बी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए फार्मूला क्या होता है, ईडी इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन
प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 10% प्राइस फॉल किया, मतलब 10% फॉल किया मतलब घटा, तो डिमांड कितना से बढ़ गया, डिमांड आपका है 10% प्राइस लीड्स टू इंक्रीज डिमांड, और 20% से डिमांड बढ़ गया, प्लस हो गया। अब पहले से माइनस है तो माइनस माइनस कट गया, तो ई डी इक्वल टू क्या बचेगा 2, तो क्या होगा मोर इलास्टिक डिमांड। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, या अगर न्यूमेरिक ऑब्जेक्टिव देगा तो भी बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। और भी कुछ टाइप का क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं। जो एग्जाम में पूछा गया है, एक क्वेश्चन है, लिखो बाबू कि एज ए रिजल्ट ऑफ 5% फॉल इन प्राइस, एज ए रिजल्ट ऑफ 5% फॉल इन प्राइस ऑफ गुड, इट्स डिमांड राइजेज बाई 12%, इट्स डिमांड राइजेज बाई 12%, 5% से प्राइस फॉल किया, डिमांड 12% से क्या हुआ बढ़ गया। ये तुम्हारा BSEB में 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही सिंपल है। अभी बताए हैं ई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा -12 बाई कितना 5, ए प्लस है माइनस है कट गया, तो 12 5 होगा। देख रहे हैं कि 5 दूना 2 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा, 2.4 इसका आंसर आएगा, तो आपका मोर इलास्टिक डिमांड होगा। और बाबू एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का है, चलिए एक और क्वेश्चन है पूछा हुआ, उसको बताते हैं। प्राइस ऑफ गुड्स राइजेज फ्रॉम 10 to 20, कह रहा है वस्तु का मूल्य 10 रुपया से 12 रुपया हो गया, एज ए रिजल्ट इट्स डिमांड, यानी पहले प्राइस कितना था लिखते हैं, पहले प्राइस P था 10, अब P1 कितना हो गया 12, तो पहले Q क्या था अब Q1 क्या है देखते हैं। कह रहा है Q जो है कह रहा है कि इट एज ए रिजल्ट डिमांड फॉर इट फॉल फ्रॉम 120 to 100, यानी पहले 120 था और 100 हो गया। ये भी सिंपल है, क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। ई डी इक्वल टू क्या लिखते हैं माइनस डेल्टा Q बाई डेल्टा P बाई Q, इसको इस तरह से लिखा जाता है, इतना बार लिखें कि याद हो गया होगा आप लोग को। 100 माइनस 120 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 10, P कितना है तो P आपका 10 है, ये कितना है P बाई Q 120 है, ये बना लीजिएगा, ये भी आपसे बन जाएगा। चलिए और एक क्वेश्चन लिखते हैं, ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, लिखिए क्वेश्चन। कह रहा है द मार्केट डिमांड फॉर ए गुड्स एट ₹4, द मार्केट डिमांड फॉर ए गुड्स एट ₹4 पर यूनिट इज यूनिट है ना, पर यूनिट इज 100 यूनिट,
यानी जब P 4 है तो Q कितना है, 100 है। कह रहा है द प्राइस राइजेज and its result, the price rises and as a result in its market demand falls to 75, यानी कि फॉल कर जाता है जब मार्केट का प्राइस राइज करता है, मतलब प्राइस राइज करता है ये मालूम नहीं है, कितना राइज करेगा मालूम नहीं है। तो प्राइस जब राइज करता है ना, यानी P1 क्या होगा मालूम नहीं है, तो मार्केट का जो डिमांड है वो फॉल कर जाता है 75, यानी Q1 है आपका 75। आगे कहता है फाइंड आउट द न्यू प्राइस इफ द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड दैट गुड्स इज -1। कह रहा है कि मांग की नया प्राइस ज्ञात करें यदि आपका जो ईडी जो है -1 दिया रहे। दो चीज़ याद रखिएगा, अगर ए आपका जो है 1 होता तो इसमें हम लोग प्रीफिक्स जो लगाते हैं, यानी कि इलास्टिसिटी डिमांड का जब फॉर्मूला लगाते हैं ईडी इक्वल टू, अगर माइनस नहीं होता तो हम लोग ऐसे लगाते डेल्टा Q बाई डेल्टा P बाई Q, लेकिन चूंकि इस माइनस साइन है दिया हुआ तो इसमें से आपका माइनस साइन नहीं लगेगा, यानी कि फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला आपको लगेगा ए वाला, ईडी इक्वल टू है ना डेल्टा Q बाई डेल्टा P बाई Q। अब सबको लिखना है तो पहले इसको हम लोग लिख सकते हैं Q1 माइनस Q, P1 माइनस P बाई Q, और ईडी का वैल्यू जो भी है, ईडी का वैल्यू कितना है -1, तो लिखिए -1 इक्वल टू Q1 कितना दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ है 75, Q कितना दिया हुआ है, Q दिया हुआ है 100, P1 कितना दिया हुआ है, P1 नहीं दिया हुआ है, P कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ 4, P बाई Q, तो P दिया हुआ है 4 और Q दिया हुआ है 100, यही ना है, इस तरीके से है। तो ये 25 चौक 100 हो जाएगा, तो जितना कटे काट देते हैं, तो -1 75 -100, ठीक है। ये हो जाएगा आपका P1 -4 इधर 25, इस तरह से हो जाएगा। तो इसको कीजिएगा आगे -1 है ना, इसको कर लेते हैं 75 -100, यहाँ पे 25 P1 माइनस हो जाएगा 100, क्लियर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -1 25 P1 -100 इक्वल टू 75 -100 है, तो ये कितना हो जाएगा -25। अब ये 25 P1 है माइनस में, ये प्लस हो जाएगा 100 इक्वल टू -25, ठीक है। तो इसको इधर ले आते हैं तो 100 प्लस 25 इक्वल टू 25 P1, यानी कि 125 इक्वल टू 25 P1, यानी कि P1 इक्वल टू हो जाएगा 125 बाई 25, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 5, आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा आंसर, इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब इस 5 को चेक कीजिए, रख के देखिए इतना वैल्यू आपको आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको उस समय 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था, 6 नंबर 4 नंबर जो भी क्वेश्चन रहे आपका क्वेश्चन बन जाना चाहिए। एक और क्वेश्चन है,
एक और क्वेश्चन है बाबू, लिखिए। क्वेश्चन है कंज्यूमर वाइज 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स X, a consumer buys 100 units of goods X at rupees 5 per unit, at rupees 5 per unit, at rupees 5 per unit। यहाँ लिख लेते हैं, चलिए पहले क्वेश्चन लिखा देते हैं। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द गुड्स इज 2, जो मांग की लोच दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है। एट वाट प्राइस विल ही बिलिंग टू बाई 140 यूनिट्स ऑफ गुड्स X, कहता है किस मूल्य पर ये 140 यूनिट खरीदेगा। हम क्वेश्चन फिर से पढ़ते, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि ए कंज्यूमर वाइज 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स X, यानी कि Q कितना है, Q 100 खरीदेगा, Q कितना है 100 खरीदेगा, एट P इक्वल टू कितना 6, P कितना होगा 6 होगा, 6 नहीं 5 दिया हुआ है, सॉरी गलती से लिखा गया, यानी 5 रुपये जब दिया ना तो 100 यूनिट खरीदेगा। आगे कह रहा है देखिए कि द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड फॉर द गुड्स इज 2, यानी ED इक्वल टू दिया हुआ है 2, कितना दिया हुआ है ED इक्वल टू 2। एट वाट प्राइस विल ही बिलिंग टू, कह रहा है किस प्राइस पर, P1 क्या होगा, ताकि Q1 जो है वो 140 हो जाए, यही क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें जो इलास्टिसिटी डिमांड है इसके साथ प्रीफिक्स माइनस नहीं है, प्लस साइन है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें बाबू ए फार्मूला लगेगा। कौन सा, ए वाला, ED इक्वल टू माइनस डेल्टा Q बाई डेल्टा P और P बाई Q, यही ना होगा। अब लिखिएगा Q1 माइनस Q, P1 माइनस P, P बाई Q, तो Q1 क्या है, तो Q1 है बाबू 140, Q क्या है तो 100, P1 क्या है, P1 आपका निकालना है, और P क्या है तो P5 है, यहाँ P बाई Q तो P5 है, Q कितना है तो Q 100 है, और यहाँ इक्वल टू ये दिया हुआ है 2 इलास्टिसिटी डिमांड दिया हुआ है। तो यदि ये दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 40, नीचे हो जाएगा P1 माइनस 5, और A 5 है तो 20 हो जाएगा, यानी 1/20 हो जाएगा। आई थिंक आप सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो हो जाएगा देखो 2 इक्वल टू यानी 40 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 20, यहाँ कर दीजिए P1 माइनस 5, ठीक है, P1 माइनस 5, इसको ऊपर लिखते हैं, ये सब तो हो गया होगा। तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2, ऊपर में है 40, नीचे में हो जाएगा 20, P1 है ना, यहाँ माइनस साइन होगा, और उसके बाद 20 25 100 माइनस 100, क्लियर। तो हो जाएगा 2, यहाँ क्रॉस कर लो, 20 P1 माइनस 100 इक्वल टू 40, ठीक है, माइनस 40, तो हो जाएगा 40 P1 माइनस कितना हो जाएगा 200, है ना, इक्वल टू माइनस 40, ठीक है। तो अब हो जाएगा 40 P1 इक्वल टू माइनस 40, और इधर चला जाएगा तो प्लस 200 हो जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ पर 40P1 इक्वल टू हो जाएगा 160, यानी कि P1 इक्वल टू कितना दे रहा है 160/40। यहाँ पे थोड़ा सा कहीं पे दिक्कत है, इसको फिर से देख लेते हैं हम लोग। नहीं आ पाया, इसको क्वेश्चन में है दिया हुआ 140। ठीक है, 1 मिनट देख लेते हैं तुम्हारा क्वेश्चन जो है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, ये है ना ED इक्वल टू माइनस डेल्टा Q बाई डेल्टा P बाई Q। तो Q1 माइनस Q और P1 माइनस P बाई Q, और ये आपका है 2 दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है माइनस हो जाएगा। Q1 आपका दिया हुआ है बाबू 140। अच्छा 1 मिनट देख लेते हैं, सही तो नहीं बना था। ये ठीक ही बना था, वो प्राइस निकालना था, ठीक ही बना था, वो बना था क्वेश्चन सही ही, मिटा दिए हैं ना, क्वेश्चन सही बना था क्योंकि प्राइस। चलिए कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं। देखिए Q1 क्या है बाबू, Q1 आपका दिया हुआ है कितना, तो Q1 दिया हुआ है 140, Q दिया हुआ है कितना 100, P1 कितना है, P1 ही निकालना हमको था, निकल गया था लेकिन थोड़ा सा, और ए P आपका दिया हुआ है 5, और Q कितना दिया हुआ है P बाई Q, तो P आपको दिया हुआ है 5 और Q कितना दिया हुआ है 100, है ना, निकल जाएगा। यहाँ ठीक ही बना था, यानी कि 20/25 यहाँ 2 हो जाएगा, माइनस है यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 40 हो जाएगा। यहाँ पे जो 20 है ना, यहाँ डायरेक्ट बनाते हैं 20, यहाँ कर लीजिए P1 माइनस 5, तो आगे रिप्रेजेंट कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 तो रह जाएगा, माइनस यहाँ दिया हुआ है 40, यहाँ बचेगा 20, P1 माइनस आपका जो है 100 हो जाएगा। मैंने 100 यहाँ तक नोट कीजिए, ऐसे तो हम बना ही दिए थे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाइए, 2 है ना 2, तो 20 P1 माइनस 100 इक्वल टू माइनस 40 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। उसके बाद जो है यहाँ हो जाएगा 40 P1 माइनस हो जाएगा 200 इक्वल टू है माइनस 40, तो 40 P1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 40 और प्लस हो जाएगा 200, तो 40 P1 इक्वल टू हो जाएगा 160, यहाँ तक आ गए थे हम लोग। P1 इक्वल टू हो जाएगा 160 बाई, है ना, तो यहाँ जगह 4, यही 4 होगा, यानी P1 इक्वल टू 4 होगा। अब P1 इक्वल टू 4 रख के देखिए, वैल्यू आपका प्रूफ हो जाएगा, लगे डाउट तो P1 इक्वल टू 4 रखिए तो 2 आ जाना चाहिए, 2 आ जाएगा, है ना। चलिए बनाइए इसको, क्वेश्चन पिछले बार भी सही बना था। देखिए CBSE 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, उसको बता देते हैं, बनाइए। ए कंज्यूमर बाइज 10 यूनिट्स ऑफ ए गुड्स, ए कंज्यूमर बाइज 10 यूनिट्स ऑफ ए गुड्स at a price of ₹6 per unit, at a price of ₹6 per unit, full stop. Price elasticity demand is -1, price elasticity demand is -1, full stop. At what price will he buy, at what price will he buy 12 units, at what price will he buy 12 units,
12 यूनिट्स। एक क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, हिंट्स दे देते हैं। देखिए ईडी इक्वल टू दिया हुआ है -1, करा है कंज्यूमर 10 यूनिट्स ऑफ गुड्स, यानी पी दिया हुआ है 6 और क्यू दिया हुआ है 10। तो बताइए क्या होगा? है ना, इस तरह से दिया रहेगा तब क्या होगा? इसको बनाइए, नहीं तो हम लोग होमवर्क देते हैं, कल इस पर डिस्कस करेंगे। आप लोग बना लीजिएगा। एक मिनट। ठीक है, तो आई थिंक आपको जो है अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जो समस्याएं थी दूर हो गया, लेकिन इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन का पार्ट 2 भी हम लोग कल लेके आएंगे, तो उससे पूरी समस्याएं पे दूर हो जाएगी। और जो भी एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, हम चाहेंगे अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे, और इकोनॉमिक्स का बहुत ही अच्छा वीडियो यहाँ पे आने वाला है, और बहुत कुछ अनाउंसमेंट भी होने वाला है। तो भी जो बच्चे एग्जामिनेशन देने वाले हैं 12th के, सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, या कोई भी और बोर्ड हो जो एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, तो सभी के लिए आपका जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत डर लगता है, लेकिन हाँ पेशेंस से बनाइए थोड़ा सा, चूँकि लगता है कि भारी हो गया इसलिए बनता नहीं है। तो हर चैप्टर्स का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, और हम लोग इसको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए एक और भी बहुत आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम बता देते हैं, हिंट्स बता दे, बना लिखो बाबू। फाइंड आउट इलास्टिसिटी डिमांड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। फाइंड आउट द इलास्टिसिटी डिमांड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। यहाँ दिया हुआ है प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट दिया हुआ 5, फिर दिया हुआ 6, यहाँ दिया हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ दिया हुआ है 20, यहाँ दिया हुआ है 25। आई थिंक बन जाएगा क्वेश्चन आपसे। ए पी है, ए P1 है, ए क्यू है, ए Q1 है। क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, बन जाएगा, या ऑब्जेक्टिव देगा तो ये 2 नंबर का बन जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नोट कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, लिखो तो कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड बाय परसेंटेज मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसमें क्या दिया हुआ है देखो, इसमें दिया हुआ पी और इसमें दिया हुआ एक्सपेंडिचर। तो यहाँ दिया हुआ 5, यहाँ दिया हुआ 6, एक्सपेंडिचर 500, यहाँ दिया हुआ 400, 450 दिया हुआ है, 450। देखो चूंकि आप तो पूरा इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। क्या है? तो प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और प्राइस भी दिया हुआ है, निकालना क्या है? क्यू। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर बाई पी। यहाँ निकालते हैं क्यू, यहाँ निकाल देते हैं क्यू। देखो क्यू इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर बाई क्यू। तो देखो यहाँ क्या कर लो, यहाँ कर लो 500 बाई 5, यहाँ कर लो 450 बाई 6। ये जो आएगा यानी ये आपका 100 आया, और इसमें जो भी आपका आएगा वही आपका जो है, बनाइए इसको, बन जाएगा। तो हम आपको दोनों निकाल दिए, यहाँ क्वांटिटी निकल गया, यहाँ प्राइस निकल गया, बन जाएगा क्वेश्चन। P है, Q है, P1 है, Q1 है, ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए आपसे। और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन है, अगर और भी किसी तरह क्वेश्चन है
तो आप इस क्वेश्चन को, अगर कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन इलास्टिसिटी डिमांड से फंस रहा है तो आप जो है ना इस पे 9308591259 पर व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, है ना। और यहाँ पे देखिए आप व्हाट्सएप कीजिएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन और जैसे कल परसेंटेज मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड बताएंगे, तो उसमें से भी जो क्वेश्चंस होगा जो आपके स्टैंडर्ड का, वो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। कल 2-3 चीज़ बताएंगे, परसेंटेज मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड का न्यूमेरिकल क्वेश्चन और फैक्टर अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी डिमांड। इसमें से सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी क्वेश्चन क्या होगा आपसे बन जाएगा। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बेनिफिट बच्चों को मिले और आगे स्टडी के लिए बेनिफिशियल हो। थैंक यू, धन्यवाद।